हेलो स्टूडेंट्स। एसएसटी 9th क्लास जिसमें इकोनॉमिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं, यानी कि अर्थशास्त्र का पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो किया और पालमपुर गांव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की कि वहाँ का मुख्य कार्य क्या है और उसके अलावा कौन कौन से काम होते हैं, किस तरह का मतलब वहाँ का जो पारिवारिक दृश्य है वो हमने पढ़ा, कितने परिवार हैं, उनमें किस तरह के परिवार हैं, ये सारी बातें पढ़ी और क्या क्या सुविधाएं हैं गांव की वो भी हमने पढ़ी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। देखो भाई, किसी भी चीज़ का उत्पादन होने लग रहा है, प्रोडक्शन होने लग रहा है, तो उस प्रोडक्शन का मेन उद्देश्य यही है कि वो प्रोडक्शन इसलिए हो रहा है ताकि हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें आवश्यक होती हैं। अब किसी भी वस्तु या सेवा का अगर आप प्रोडक्शन हाउस लगाना चाहते हो, प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हो, उत्पादन शुरू करना चाहते हो, तो चार चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली है भूमि। देखिए, पहली आवश्यकता है भूमि, अंडरलाइन करिए, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। तो पहली चीज़ तो है भूमि। जब भी मान लो आप कोई फैक्ट्री ही लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास ज़मीन होनी चाहिए ना। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अंडरलाइन कर लीजिए ये भी, दूसरी आवश्यकता श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। मतलब आपने फैक्ट्री तो लगाना चाहते हो, ज़मीन भी है, अब उसमें काम करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। आगे, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। मतलब देखो भाई, उत्पादन कार्य में दोनों तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, पढ़े लिखे लोगों को भी और जो पढ़े लिखे न हों उनकी भी, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है उनका शारीरिक मतलब शारीरिक कार्य करने में वो मदद करेंगे। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। मतलब हर जो मजदूर होता है वो उत्पादन के लिए जितना ज़रूरी है उतना अपना श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता अंडरलाइन कर लीजिए, भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं प्रत्येक स्तर पर क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? देखो, भौतिक पूंजी का मतलब क्या है भाई, जो आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो, ठीक है, खर्च करने के लिए भी आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अब भौतिक पूंजी जो होती है भाई, तीसरी आवश्यकता है और ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो दो प्रकार की कौन कौन सी हैं? देखिए, पहला औजार, मशीन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। यानी कि जितने भी हमारे औजार हैं, भवन है, जिस बिल्डिंग में हमारा कारखाना लगा हुआ, फैक्ट्री लगी हुई है, और चाहे वो औजार छोटे से छोटा कैसा ही औजार हो और बड़े से बड़ी कोई भी बड़ी मशीन हो, वो सभी औजारों की बात यहाँ हो रही है। भवन का उत्पादन, औजारों, मशीन और भवन का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। अब आपने मान लो एक बड़ी मशीन ले ली कोई चीज़ बनाने के लिए, ये तो है नहीं हर साल या हर महीने उसको बदलना पड़ रहा है, नहीं ना। तो वो एक बार लगाने के बाद हम कई सालों तक वो काम करती है। देखो, रिपेयरिंग तो चलती है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार हमारी मशीनें और बिल्डिंग बनाने के बाद वो दोबारा हमें उसकी ज़रूरत इतनी आसानी से नहीं पड़ती, यानी कि वो फिक्स हो गई अब लंबे समय के लिए। तो इसको स्थायी पूंजी कहते हैं। स्थायी पूंजी क्या होती है? स्थायी पूंजी वो पूंजी होती है जिसमें औजार, भवन इत्यादि शामिल किए जाते हैं, क्योंकि इन्हें एक बार लगाने पर इनका कई वर्षों तक प्रयोग किया जा सकता है। ये नहीं कि भई हर घंटे के बाद नई मशीन चाहिए या एक दिन बाद या एक महीने बाद हर नई मशीन चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। इसीलिए इसको स्थायी कहा गया है, परमानेंट, ठीक है। आगे, ख पार्ट, कच्चा माल और नकद मुद्रा। कच्चा माल और नकद मुद्रा का मतलब क्या है? उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। मान लो कोई बड़ा कारखाना लगा रहे हो, अब आप कपड़े का, तो कपड़े के लिए कच्चा माल तो चाहिए ना आपको। तो कच्चा माल कहाँ से कैसे मिलेगा? जब आपकी जेब में कुछ पैसा होगा, ठीक है। आगे, जैसे बुनकर द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी,
बुनकर द्वारा प्रयोग लाई जाने वाला सूत और कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। अब घड़े बनाने हैं कुम्हार को, तो वो मिट्टी से बनाएगा। मिट्टी क्या है? कच्चा माल है, यानी कि वो पदार्थ जिससे कोई भी वस्तु तैयार होती है, ठीक है, तो वो होता है कच्चा माल उसका। अब कच्चा माल खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब इसको कार्यशील क्यों कहा गया? क्योंकि भाई कच्चा माल ये तो है नहीं, आज आपने कच्चा माल मंगवा लिया तो ये 20-25 साल तक पड़ा रहेगा, नहीं। हर महीने हो सकता है, हर रोज़ हो सकता है आपको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती रहे। तो ये तो क्या है, चलता रहता है काम, और पैसा भी जो है हाथ में चलता रहता है। कभी आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, कभी 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो ये कार्यशील हो गया, मतलब एक्टिव हो गया ये, ठीक है। तो इसलिए इसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। और ऊपर जो बताया था वो औजार वगैरह, वो क्या होती है? वो हमारी स्थायी पूंजी होती है। औजार, मशीन तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। दूसरी बात भी, कच्चा माल तो आप बनाओगे कोई भी तो उसको बनाने में ही ख़त्म हो जाएगा ना। अब मशीन थोड़ा ख़त्म होगी। अब 20 मटके बनाने हैं, 20 मटकों के लिए जो मिट्टी आई थी वो 20 मटके बनते ही ख़त्म हो गई, ठीक है। लेकिन उस मटके को बनाने के लिए जो भी आपने औजार यूज़ किया वो तो ख़त्म नहीं होता ना। तो इसीलिए इनको कार्यशील पूंजी और ऊपर वालों को स्थायी पूंजी कहा गया है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो भाई, आपके पास जमीन, भूमि भी है, मतलब जो उत्पादन के लिए 4 चीज़ें चाहिए ना, उनमें से 3 चीज़ें तो हैं। क्या चीज़ें हैं आपके पास? आपके पास अच्छी भूमि है, अच्छा आपके पास मतलब भौतिक पूंजी है, श्रम भी है, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है आपको कि इन तीनों को कैसे ज्वाइंट करूं, ठीक है। अब आपके बहुत सारे किले पड़े हैं, ठीक है, आपके लिए आपके घर पे बहुत सारे लोग आते हैं जी, कोई काम हो तो हमें बता देना और पैसा भी बैंक में बहुत पड़ा है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इन तीनों को किस तरीके से यूटिलाइज्ड करूं। ज्ञान नहीं है आपके पास। जब आप अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, ठीक है, अपनी मतलब स्किल से इन सब को इकट्ठा करके इनसे उत्पादन कार्य शुरू करवाओगे तभी ये चीज़ बनेगी ना। तो इसका मतलब हमारा दिमाग भी, हम मनुष्य भी क्या हैं, हम मनुष्य भी उत्पादन में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए इसे मानव पूंजी कहा गया। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, मानव पूंजी। तो चौथी आवश्यकता है मानव पूंजी। अब मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में हम अगले अध्याय में करेंगे। तो मीन्स जो स्पेशल चैप्टर बना दिया गया इसके लिए, तो देखो कितना महत्व है इस मानव पूंजी का। इसीलिए एक अलग से चैप्टर बना के हमें आगे इसमें समझाया जाएगा कि ये किस काम आता है। चलिए अब आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। अब जो ये मशीनें हैं जिसमें बुनाई का काम हो रहा है, ये तो स्थायी पूंजी हो गई, ठीक है। और इसमें जो धागा वगैरह लगा हुआ है, जो कपड़ा बन रहा है कच्चे माल के रूप में तैयार है, धागा लगा हुआ है, ये क्या है? ये हमारा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। आगे रीडिंग करते हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। मतलब जो भी उत्पादन करना है ना, उसके लिए आपको भूमि, श्रम और पूंजी, इन सभी को संगठित करना होगा, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, उत्पादन के कारक। तो क्वेश्चन यहाँ पर मेन ये बनेगा, उत्पादन के कौन कौन से कारक हैं? तो सबसे पहले भूमि, श्रम और पूंजी, भौतिक पूंजी, ये हमारे श्रम के, उसके उत्पादन के कारक हैं। फिर क्वेश्चन एक और अराइज होता है, भौतिक पूंजी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी के उदाहरण दीजिए। सभी प्रकार के औजार, भवन, मशीनें इसमें इसके उदाहरण हैं। और कार्यशील पूंजी, कच्चा माल और नगद पैसा कार्यशील पूंजी के उदाहरण हैं। आगे कहता है, पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। मतलब जो ये 3 कारक है, भूमि, श्रम और पूंजी, इन सब के बारे में हम इस कहानी, जो हमने ये पाठ, मतलब जो पालमपुर गांव ले रखा है, इसी के तहत हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और
व सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। अब देखो बार बार भौतिक पूंजी कहने की बजाय इस चैप्टर में पूंजी शब्द यूज़ किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना, पूंजी आ जाए तो मतलब भौतिक पूंजी है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पालमपुर में खेती। पालमपुर में खेती कैसे है, क्या कुछ सिस्टम है उसका, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। जो बातें आपको समझाई गई हैं, अंडरलाइन करने के लिए बोला, अंडरलाइन कीजिए और अच्छे से इन सब चीज़ों को समझें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।